इस केंद्र को समझने के लिए अगर हम एक सर्किल ले लें, मान लीजिए ये हमारा सर्किल है और सर्किल में हम एक विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते हैं। अब यहाँ माना कि ये हमारा केंद्र है। अब इस केंद्र से इसे हम केंद्र मानेंगे और इस केंद्र से क्या करेंगे, एक एंगल लेंगे। माना हमने थीटा एंगल लिया, थीटा। अब थीटा एंगल के यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींचा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर हो। माना थीटा इज इक्वल टू 45। अगर हम मान लेते हैं कि जो एंगल है उसकी वैल्यू 45 है, उसकी वैल्यू 45 है, या फिर हम मान लें कि 60 है, थीटा इज इक्वल टू 60, तो ये जो हमारी अक्षांश रेखा होगी वो 60 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, 60 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एक एंगल पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है, एक कोण पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। जैसे ये 0 है तो अब देखिए यहाँ पर माना ये हमारी ये ग्लोब है और ग्लोब धरती का एक क्या है, प्रतिबिंब बनाया गया है। तो अब ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने अक्षांश खींचे जाएंगे ये उत्तरी गोलार्ध में खींचे जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो गोले का आधा भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, तो गोले का आधा ये है और गोले का आधा इधर है। तो ये उत्तर भाग में है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर भाग में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण भाग में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए कहते हैं कि अगर इसके बाद ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो यहाँ पर 0 एंगल होगा और फिर जो एक रेखा खींची जाएगी वो 1 डिग्री पर खींची जाएगी, तो ये 1 डिग्री अक्षांश होगा, फिर 2 डिग्री अक्षांश होगा, फिर 3 डिग्री अक्षांश होगा, फिर 4 डिग्री। इसी तरह करते करते अक्षांश रेखाओं से ये पूरा उत्तरी गोलार्ध भर जाएगा, अक्षांश रेखाओं से पूरा उत्तरी गोलार्ध भर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब कोई स्पेस नहीं बचेगा, तब यहाँ पर केवल एक बिंदु मात्र ही रह जाएगा। जब ये बिंदु मात्र रह जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इधर जो बिंदु मात्र रह जाएगा उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं जैसे उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती हैं, इधर ऐसे ऐसे। तो दक्षिणी गोलार्ध में फिर 1 2 3 4 ऐसे करके जितना एंगल होगा, जितना कोण होगा, कोण की जितनी संख्या होगी उतना अक्षांश रेखाएं खींचते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर बिंदु होगा तो ये सीधा एकदम यहाँ ये 90 का बना रहा है,
ये जो हमारा कोण है 90 डिग्री का है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। 90 जब उत्तरी गोलार्ध में 90 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होगी। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180। ठीक, लेकिन अगर 0 डिग्री को हम जोड़ देते हैं तो एक और जुड़ जाता है, तो 181। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो 181। अगर 0 डिग्री की बात की जाए कि 0 डिग्री को जोड़कर कितना, तो 181। और अगर 0 डिग्री की बात न किया जाए तो 180। तो यहाँ तक अगर समझ में आपको आया तो हम ठीक, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर यहीं से समझना चालू करते हैं। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। अब सवाल ये उठता है कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। कर्क रेखा की जो स्थिति मानी गई है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानी गई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा की जो स्थिति मानी गई है वो 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिणी अक्षांश में मानी गई है। हमारा देश भारत के ठीक बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अगर हम कर्क रेखा को देखना चाहें और भारत की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार है, कुछ ऐसे है। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। अब जैसे कुछ ऐसे है, तो यहाँ से होगी, ये हमारी हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। अब जो सूर्य होता है, सूर्य की लंबवत प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच रहती हैं। यानी ज़्यादा प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। तो जब ज़्यादा प्रकाश कर्क और मकर के बीच में ज़्यादा प्रकाश होगा, ज़्यादा धूप होगा, तो ज़्यादा गर्मी भी यहीं होगी। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन भी यहीं होता है। अब जब ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन यहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है। इसी कारण विषुवत रेखी क्षेत्रों में विषुवत रेखी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षावन पाए जाते हैं। विषुवत रेखी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षावन पाए जाते हैं और विषुवत रेखी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? विषुवत रेखी क्षेत्रों में होती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज़्यादा, यानी जीवों वनस्पतियों की बहुलता, जहाँ पर जीव और वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं क्षेत्रों में जो गर्म क्षेत्र होते हैं। ज़्यादातर विषुवत रेखी क्षेत्रों में
जो वर्षावन ज़्यादातर पाए जाते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कर्क रेखा के नीचे है। आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो दक्षिणी भाग है ये ज़्यादातर भाग पठारी है और कर्क रेखा के नीचे है। और दक्षिण, जिसे हम इसे दक्षिण भारत कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं, दक्षिण भाग में सूरज की रोशनी ज़्यादा रहती है, इसलिए दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं ज़्यादातर आपको काले दिखाई देंगे, काले काले लोग होते हैं, धूप से एकदम कलुआ आ जाते हैं तो काले लोग होते हैं। लेकिन उत्तर भारत के जो लोग होते हैं, उत्तर भारत के लोग आपको अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले एकदम गोरे गोरे दिख जाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत वाले वो इसी का प्रभाव होता है, ये आपका सूर्य का प्रभाव होता है। और इधर इन क्षेत्रों में भी जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर काले रंग में काले होते हैं। तो हम लोग कर्क और मकर रेखा को समझ चुके हैं, कर्क और मकर रेखा को समझ चुके हैं। अब जब ध्रुवों की अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉर्थ पोल है यानी NP, ये हमारा साउथ पोल यानी SP। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव भी बिंदु मात्र है, दक्षिणी ध्रुव भी बिंदु मात्र है। अब अक्षांश रेखाओं के विषय में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, या अक्षांश रेखाओं से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपका है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अपने पीछे की ओर चलते हैं। हमारा वर्ल्ड मैप है, और थोड़ा सा, हाँ अब देखिए विकास, हाँ